मैं मोहम्मद जुनैद ताबिश अंसारी, प्रवक्ता अर्थशास्त्र, इस्लाम इंटर कॉलेज सहारनपुर के लिए माध्यमिक शिक्षक परिषद द्वारा संचालित इस वर्चुअल क्लास में आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। आज का विषय अर्थशास्त्र में रहेगा आय निर्धारण। चलिए अब शुरू करते हैं इस चैप्टर को। आय निर्धारण को हम मुख्य 3 वर्गों में बांट सकते हैं। सबसे पहले इसके सामान्य उद्देश्य इस चैप्टर के, इस अध्याय के ये रहेंगे कि अर्थव्यवस्था में आय का निर्धारण किस प्रकार होता है। बहुत हम जानते हैं कि किस प्रकार से आय का निर्धारण, आय किस प्रकार से बांटी जाती है, किसको कितनी तनख्वाह, कितनी सैलरी, कितना वेतन मिलना है, मजदूरी कितनी होती है, ये सब हम जो है हमेशा सोचते हैं और ये देखना चाहते हैं कि इसका निर्धारण कैसे होता है। आगे बढ़ते हैं। आय और रोजगार का निर्धारण मुख्य रूप से 3 वर्गों में सम्मिलित हैं। नंबर 1 समग्र मांग एवं इसके घटक, नंबर 2 अल्पकालीन संतुलन उत्पादन और नंबर 3 न्यून मांग और अधिमांग की समस्या। आज हम केवल समग्र मांग और इसके घटक पर ही चर्चा करेंगे। ये 2 अल्पकालीन संतुलन उत्पादन और न्यून मांग और अधिमांग की समस्या पर हम आगे वीडियोस बनाकर आपसे चर्चा करेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं। समग्र मांग। समग्र मांग उपभोग व्यय, उपभोक्ता से बनता है। उपभोग जो उपभोक्ता कंज्यूम करता है, जो उसको, जैसे आप मुख्य रूप से ये देख सकते हैं कि मैं अगर अपने बारे में बात करता हूँ तो मुझे क्या क्या चाहिए। मुझे खाने के लिए खाना चाहिए, रसद चाहिए, पहनने के लिए कपड़े चाहिए, तो मैं उपभोक्ता हूँ। जब उन वस्तुओं को मैं खाऊंगा, पहनूंगा तो मैं उसका उपभोग करूँगा। तो ये ध्यान रखना है यहाँ पर कि समग्र मांग उपभोग व्यय, जिसको हम प्रदर्शित सी से करेंगे, और निवेश व्यय, जिसको हम आई से प्रदर्शित करेंगे, का कुल जोड़ है। ये पॉइंट बहुत ध्यान देने वाला है यहाँ पर कि ये सम्मिलित होगा सी और आई का, योग होगा, जोड़ होगा, टोटल होगा, जिसे देश की जनता यानी कि हम सब अर्थव्यवस्था में एक लेखा वर्ष, फाइनेंशियल ईयर जिसको बोलते हैं, कि अवधि के दौरान आय यानी कि वाय के विभिन्न स्तरों के अनुरूप करने की इच्छा करते हैं। अब हम समग्र मांग को समग्र मांग की तालिका बनाकर समझने का प्रयास करेंगे। समग्र मांग तालिका क्या होती है? यह तालिका विभिन्न स्तरों के अनुरूप, स्तर यानी स्टेजेस के अनुरूप समग्र मांग, एडी जिसको कहते हैं, उसके स्तरों को दर्शाती है। अब जैसे एक व्यक्ति की कोई आय है या ग्रुप ऑफ पीपल्स, बहुत सारे व्यक्तियों की आय को हम ले सकते हैं इसमें 0, 20, 40, 60, 80, 100, उसी प्रकार हम इसको एडी में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? हमने ये मान लिया कि जब उस व्यक्ति की आय 0 है तो वो एडी जो करता है यानी कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट जो करता है वो 30 करता है। जब उसकी इनकम 20 होती है 35 हो जाता है, 40 पे रहता है, 60 पे 45, 80 पे 50 और 100 पे 55। यहाँ समझने योग्य बात यह है कि ये सी प्लस आई क्या है। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि ये आई इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश। परंतु अर्थशास्त्र में ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर यह है कि इन्वेस्टमेंट करेगा कहाँ से? इन्वेस्टमेंट किया जाता है जो हम बचत करते हैं। तो अर्थशास्त्र में यहाँ पर इस चैप्टर में आपको ध्यान देना है कि निवेश बराबर बचत माना जाएगा। तो कुछ समीकरण हम निकाल के लाए हैं। y बराबर एडी होगा, s बराबर आई क्योंकि बचत बराबर निवेश, y बराबर सी प्लस आई यानी कि कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट, और y बराबर सी प्लस एस। ये कैसे हुआ? क्योंकि s बराबर आई है तो हमने i की प्लेस पर, i की जगह पर s रख दिया। तो ये 4 समीकरण हमको ध्यान रखनी है। समग्र मांग वक्र। अब वक्र से भी इसको समझा जाएगा। समग्र मांग तालिका का, अब जो हमने इससे पहले तालिका तैयार की थी उसका जब चित्रण प्रस्तुतिकरण होगा वो समग्र मांग वक्र कहलाएगा। कैसे? 2 अक्ष होते हैं, वैसे तो 4 अक्ष होते हैं लेकिन इसमें हम 2 अक्ष को लेकर चलेंगे। एक्स एक्सिस यानी कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष यानी कि वाई एक्सिस। ये हमारा मूल बिंदु होता है, ओरिजिन। आय हम एक्स अक्ष पर क्षैतिजीय पर दिखाएंगे और ऊर्ध्वाधर वर्टिकल पर हम एडी को दर्शाएंगे। यही बात याद रखना छात्रों, बिल्कुल बच्चों, कि जब भी वाई का हम कर्व वक्र तैयार करेंगे वो सदैव 45 डिग्री से होकर जाएगा। अब समग्र मांग तालिका को समझने के बाद हम समग्र मांग का वक्र समझेंगे। जैसे हमने तालिका तैयार की है, इसी की हेल्प से, इसी की मदद से हम वक्र को तैयार करेंगे। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष, इस पर हम समग्र मांग को दर्शाएंगे और इस पर आय को। वाई हमेशा 45 डिग्री पर तैयार होगा। क्यों? क्योंकि इसका कारण ये रहेगा कि 45 डिग्री पर बनने पर जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से कोऑर्डिनेट्स का
चाल चले बनाएगी तो वो बराबर स्थान पर जाकर मिलेगी। यहाँ पर ये जो आप वक्र देख रहे हैं ये AD इक्वल्स टू C प्लस I है। अब इसको रेफरेंस लेते हैं हम कि 0 पर 30, 20, 35, 40, 40, 60, 45, 80, 50, 100, 55। अब इनको कोऑर्डिनेट्स को हम इस पर अप्लाई करेंगे। आप क्या करना है, कॉपी पर बराबर बराबर दूरी पर निशान लगाएंगे और ये हमारा मूल बिंदु 0 है। तो इसके बाद 0, 10, 20, 30, 40, 50 आप 100, 120, 110 तक लेके जा सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और AD के लिए भी आप, ऐसा नहीं है कि यहाँ 30 है तो आप 0 से 30 प्रारंभ करेंगे, नहीं, आपको जो रीडिंग आपने यहाँ पर लिखी है वही रीडिंग आपको इस पर दर्शानी होगी, तभी जाकर आपका वक्र ग्राफ पर या बिना ग्राफ कर सही तैयार होगा। तो इस प्रकार जब 0 पर 30 है तो ये यहाँ जाएगा, फिर 20 दौड़, ऐसे समझ सकते हैं आप कि 20 कदम चले तो ये 20 यहाँ पर आ रहा है सपोज, तो वो 35 इस पर जाएगा, इस पर 35 गिनेंगे तो ये कोऑर्डिनेट हमारा यहाँ पर मिल जाएगा। इसी प्रकार ये हमारी AD की लाइन यानी कि वक्र तैयार हो जाएगा। समग्र मांग के घटक, पहला घटक है उपभोग फलन, जिसको फंक्शन भी बोलते हैं। आय तथा उपभोग व्यय के बीच फलनात्मक संबंध, कंपैरेटिव जो रिलेशन बनेगा उसको उपभोग फलन कहलाएगा या उपभोग फलन कहलाता है। अब मैंने एक नई टेबल तैयार की है Y और C की, क्योंकि यहाँ पर आय और उपभोग के बीच, उपभोग व्यय के बीच संबंध स्थापित होना है, तो यहाँ पर AD नहीं लेंगे, यहाँ पर हमें Y और C को ही आधार बनाकर चलना होगा। तो यहाँ पर Y 0, 50, 100, 150, C मैंने ले लिया है 20, 60, 100, 40। आप इसकी रीडिंग अपने आप भी ले सकते हैं। सपोज मान लीजिए 0, 80, 160 डबल कर सकते हैं, इसे आप 20 से नहीं 30 से शुरू कर सकते हैं। बस केवल ये पॉइंट यहाँ पर याद रखना है सभी को कि इसका जितना वृद्धि दर होगा, किसका, आय का, C का वृद्धि दर उतना नहीं होना चाहिए। ये एक वास्तविक बात है कि मेरी जितनी इनकम, मेरी जितनी आय होती है, मैं उसको पूरा खर्च नहीं करता हूँ, मैं उसमें से कुछ बचत करके रखता हूँ। इसी प्रकार हमें ये वास्तविकता हमें हमारे टेबल में भी दर्शानी होगी। यहाँ पर नोट यानी कि 3 बातें याद रखनी है। उपभोग फलन के 3 संबंध होते हैं। ये टेबल हमें 3 संबंध प्रदान करेगा। नंबर 1, C का एक न्यूनतम स्तर सदैव होता है। न्यूनतम स्तर से तात्पर्य यहाँ पर यह है, मतलब यह है कि इसका एक न्यूनतम स्तर ये 20 है यहाँ पर, जबकि यहाँ पर न्यूनतम स्तर आय का है 0। तो यहाँ पर यह है कि कंजप्शन कभी भी, कदापि भी 0 नहीं हो सकता। हाँ, आय 0 हो सकती है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे कि Y 0 है। इस प्रकार इसको हम स्वायत्त उपभोग भी कहेंगे, जिसको C बार से डिनोट किया जाएगा। ये कंडीशन जो है ये स्वायत्त उपभोग की है। मैं आपको और इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जैसे आप छात्र हैं, आपकी कोई इनकम तो है नहीं, तो आप क्या करते हैं? क्या आप खाना नहीं खाते हैं? क्या आप कपड़े नहीं पहनते हैं? बिल्कुल, सब उपभोग करते हैं आप। तो आपकी इनकम जब 0 है तो आप उपभोग कर रहे हैं, आप अपने परिवार पर निर्भर करते हैं। तो तब जब तक आप निर्भरता आपकी ख़त्म नहीं होगी तब तक आप इसी रेंज में चलते रहेंगे, तब तक आपका स्वायत्त उपभोग ही कहलाता रहेगा। दूसरा, C तथा Y में सदैव प्रत्यक्ष संबंध होता है। प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट, कि अगर ये बढ़ेगा Y बढ़ेगी तो C भी बढ़ेगा। परंतु ये याद रखेंगे कि जितना वृद्धि दर इनकम Y की होगी, कंजप्शन की उतनी वृद्धि दर नहीं होगी। Y की वृद्धि दर सदैव C की वृद्धि दर से अधिक होती है। ये हमने संबंध में भी आपको बता दिया है। अब हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। देखिए यहाँ पर एक आपको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन यानी कि चित्र का प्रस्तुतिकरण दिया गया है। यहाँ पर आय और समग्र मांग को दर्शाया गया है। अब ये क्या है? ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। ये आप बिंदु एक नया देख रहे होंगे, पिछले ग्राफ में जो अभी बताया गया था उसमें ये नहीं था। क्यों? यहाँ पर हम इनकम और C को, संबंध के बारे में भी बात कर रहे हैं। किसके बीच में? आय और किसके बीच में? उपभोग व्यय के बीच में। तो आय तो हमेशा, मैंने अभी आपको क्या बताया कि 45 डिग्री से होकर जाएगा, ये 45 डिग्री से ही होकर जाएगा।
और कंजप्शन भी शून्य पर शून्य नहीं होगा, यानी इनकम चाहे शून्य हो सकती है परंतु कंजप्शन यानी कि उपभोग व्यय शून्य नहीं हो सकता है। तो ये वाई अक्ष पर वर्टिकल वाई एक्सिस पर किसी पॉइंट से प्रारंभ होगा और ये चलता जाएगा और एक समय पर परिच्छेद करता हुआ किसको, वाई वक्र को ये पार कर जाएगा। ये परिच्छेदन बिंदु कहलाता है, परंतु यहाँ पर ये ई लिखा है तो ये समता बिंदु, इट इज़ ए स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी कि एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा दशमलव आपको मिला है यहाँ पर जो बैलेंस्ड है। अगर हम इसको देखेंगे इस बिंदु को तो ये बैलेंस्ड है। ये बिंदु हमें बताता है कि आई और एडी के बीच में बिल्कुल यहाँ पर बैलेंस मिल जाएगा। यहाँ पर फिर ये इनकम ज़्यादा बढ़ गई है, कंजप्शन कम हो गया है, और यहाँ पर ये यहाँ से यहाँ तक दर्शाता है कि कंजप्शन अधिक है और इनकम कम है। यहाँ से कुछ फॉर्मूलाज हमें ज़रूर याद करने हैं, बिना फॉर्मूलाज के ये चैप्टर बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इन इक्वेशंस को, समीकरण को बहुत अच्छे से याद करेंगे। सबसे पहली समीकरण आती है C बराबर C बार प्लस बी वाई। ये देखिए आप इधर से कि C बराबर C बार प्लस बी वाई। ये बार क्या होता है, अभी आपको बताया गया था कि ये स्वायत्त उपभोग है। ये एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसी दर्शन है, निर्गत है कि जहाँ पर आय शून्य परंतु कुछ ना कुछ उपभोग अवश्य है। ये बी के बारे में अभी आपको विस्तार पूर्वक बताया जाएगा, अभी केवल आप बी याद रखिए, बी वाई। सी यहाँ पर जो रिप्रेजेंट कर रहा है, बता रहा है घरेलू क्षेत्र द्वारा किया गया उपभोग व्यय है। हाउस होल्ड जो है, आपका घर, मेरा घर, सबके घर पर कुछ ना कुछ उपभोग होता है, उस पर खर्च होता है, सी वही है। अब हम ये जो मैंने आपको बताया था कि बी के बारे में अभी बताया जाएगा, अब उसको बताने का समय आ गया है। एमपीसी प्लस एमपीएस बराबर 1, ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला ध्यान रखिए। अब इस फॉर्मूले को और दो तरीके से लिखा जा सकता है अलग अलग। एमपीसी बराबर डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, ये बटे में है, ये चर है और ये हर है। तो ये डेल्टा क्या कहता है, ये जो ट्रायंगल नुमा आपको एक फिगर दिख रही होगी इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र में, इसका तात्पर्य होता है चेंज। जब भी कोई वृद्धि या कमी होगी तो वो बदलाव लेके आएगी और उस बदलाव को फॉर्मूला में हम डेल्टा से डिनोट करेंगे, उसको बताएंगे। तो एमपीसी बराबर डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई और एमपीएस बराबर डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। इससे मतलब ये हुआ कि जब भी कंजप्शन में कोई चेंज आएगा तो वो चेंज जो होगा, मान लीजिए एक कंजप्शन पहले मैं 20 का करता था, अब मैं 22 का करने लगा हूं, तो वो चेंज जो है 2, वो डेल्टा सी होगा, 22 नहीं होगा। तो ये याद रखिएगा। और मान लीजिए मेरी इनकम जो है 100 रुपए की थी और अब वृद्धि दर होके वो 105 रुपए की हो गई है, तो डेल्टा वाई इस मामले में हमारी सिर्फ 5 होगी, ना कि 105। पहले मैं सेविंग 1 रुपए की करता था मान लेते हैं, और अब मैं 1.5 रुपए की सेविंग कर रहा हूं, तो इस कंडीशन में 50 पैसा 0.5 रुपीज डेल्टा माना जाएगा। अब यहां जो हमने इक्वेशन पढ़ी, C बराबर C बार प्लस बी वाई, उसके दो अवयव सामने आए हैं। नंबर 1 C बार जो स्वायत्त उपभोग है, बहुत अच्छे से आपको समझा चुका हूं, और यहां पर आप देख रहे होंगे बी वाई प्रेरित उपभोग है। यहां ये ध्यान देना है कि यहां बी वाई उपभोक्ता की आय पर निर्भर करेगा कि उपभोक्ता की आय कितनी है। अर्थात यदि आय में ₹1 की वृद्धि होती है, सिर्फ 1 रुपये को मान लेते हैं कि 1 रुपया बढ़ा है, तो बी वाई में भी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की वृद्धि होगी। कैसे, वो भी बताएंगे, क्योंकि फॉर्मूला कहता है एमपीसी बराबर डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। ये तब होगा, मान लीजिए कोई उपभोक्ता है, मैं हूं या आप हैं, मेरा 1 रुपये की वृद्धि हुई है, तो उस 1 रुपये में से मैंने 20 पैसे खर्च किए हैं, अब अपना कंजप्शन बढ़ाया है, तब ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। क्योंकि यदि उपभोक्ता अपनी आय में से वृद्धि का कुछ अंश व्यय करेगा, तब बी का अधिकतम मान यहाँ पर 1 हो सकता है, यानी एमपीसी अधिकतम 1 हो सकती है और न्यूनतम 0 हो सकती है। 0 किस आधार पर होगी, मान लीजिए एक उपभोक्ता की 1 रुपया आय बढ़ गई है, परंतु उसने उस वृद्धि को, वो जो 1 रुपया बढ़ा है, उसको बिल्कुल भी व्यय नहीं किया है, अपने पास बचत करके रखी है, उस स्थिति में एमपीसी 0 हो जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एमपीसी 0 और 1 के बीच में ही रहेगा। तो हम यहाँ पर इसको ऐसे भी चिन्हित कर सकते हैं कि एमपीसी 0 से अधिक परंतु 1 से कम या 1 के बराबर। चलिए आगे बढ़ते हैं कि हम जानते हैं कि एमपीसी और एमपीएस बराबर 1 होता है। ये आपको याद रखना है, ये बहुत काम का फॉर्मूला है, बहुत काम आएगा आपके।
तो अगर हमें कोई कह दे कि एमपीएस बताइए, तो उसी फॉर्मूले में, उसी क्वेश्चन में अगर मान लेते हैं कि एमपीसी 0.5 है, तो ये 0.5 इधर आकर ट्रांसपोज होकर माइनस हो जाएगा और एमपीएस इस अवस्था में 0.5 ही हो जाएगा। यहाँ पर ये याद रखिएगा कि एमपीएस भी सदैव 0 और 1 के बीच में ही रहेगा, ना 0 से कम जाएगा ना 1 से अधिक हो पाएगा। इसके बाद हमारा उपभोग फलन के बाद बचत फलन प्रारंभ होता है। सेविंग का फंक्शन यहाँ पर जैसे उपभोग फलन में सी और वाई का संबंध स्थापित होता है, इसी प्रकार बचत फलन में एस और वाई के बीच में यानी मध्य फलनात्मक संबंध बचत फलन कहलाता है। मैं एक टेबल ले रहा हूँ, इस टेबल को याद रखिए, ये वही टेबल है जो पहले यूज़ की है हमने, 0, 50, 100, 150 और 20, 60, 100, 140। अब बहुत कॉमन सी बात मैं पूछता हूँ कि आपके फादर ने, आपके पिताजी ने आपको 10 रुपये दिए आपकी पॉकेट मनी के, और आप उसमें से 7 रुपये खर्च कर देते हैं, तो वो 3 रुपये का क्या हुआ? वो 3 रुपये आपकी बचत है। लेकिन कैसे पता चला? आपने जो आपके पिताजी ने आपको 10 रुपये दिए हैं उसमें से आपने खर्च को माइनस किया है, तब जाकर आपके सामने आपकी बचत आई है कि S बराबर वाई माइनस सी हो जाएगा। तो यहाँ पर 0 में से 20 माइनस होगा, इसलिए जब इनकम 0 होगी तो हमारा जो सेविंग है वो माइनस में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? माइनस में चला जाएगा। और इस -20 को मैं यहाँ रिप्रेजेंट अगर करूँ एक लेवल पर, तो ये -S भी कह सकता हूँ। y और s में संबंध, जैसे c और y में संबंध स्थापित हुआ था, इसी प्रकार y और s में भी संबंध तैयार होगा। इन दोनों घटकों के मध्य y और s में भी प्रत्यक्ष संबंध होता है, जैसे c और y में होता है। बचत सदैव ही आय का एक भाग होता है। जैसे मैंने भी आपको एक उदाहरण दिया कि 10 रुपये आपको मिले, 7 आपने खर्च कर दिए, 3 बच गए, तो वो उसका एक भाग होता है, एक हिस्सा होता है। इसलिए बचत कभी भी आय से अधिक नहीं हो सकती, ये ध्यान देना है। और y जब 0 होगा तो C क्या होता है? स्वायत्त उपभोग होता है। लेकिन सेविंग जब होती है, जब हम बचत की बात करते हैं, अगर मेरी इनकम 0 है तो मेरी बचत माइनस में चली जाती है। ये हम ग्राफिकली प्रूफ करेंगे। कैसे? अब एक ये छोटा सा ग्राफ में चेंज आएगा, इसमें हम एक ऊर्ध्वाधर अक्ष और लेंगे, वर्टिकल लाइन एक और लेंगे, वो होगा ये y है तो ये y डैश माना जाएगा। डैश का मतलब माइनस, यानी कि ये 0 से लेके यहाँ तक कितना भी ऊपर तक जाएगा ये पॉजिटिव रहेगा प्लस, परंतु ये हमेशा माइनस रहेगा। तो पिछले टेबल के अगर हम रेफरेंस लें, पहली बचत -20 आई थी, दूसरी बचत -10, तीसरी बचत 0 और चौथी बचत प्लस के 10। तो उसको अब हम x अक्ष पर 50, 100, 0, 50, 100 ये हमारी इनकम है, और यहाँ पर जब दर्शाएंगे तो 0 पर -20, 50 पर -10, 100 पर 0 और 150 पर +10। तो इस प्रकार से ये हमारी एक वक्र तैयार होगा। ये सेविंग कर्व है, यानी कि बचत का वक्र। अब कुछ बीजगणितीय प्रस्तुतिकरण मैं आपको दे रहा हूँ, कुछ फॉर्मूलाज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आपके जीवन में भी ये बहुत काम आ सकते हैं अगर आप इनका प्रयोग करना चाहते हैं। S बराबर -S + 1 - by। C वाली हम इक्वेशन में हमें यहाँ पर B होता था, लेकिन ये 1 - b क्या है? मैं दोबारा से आपको रिकॉल कर देता हूँ कि MPC + MPS एक होता है, और MPC बराबर 1 क्या होगा? चाहे हम MPC की निकालें तो MPS उधर ले जाएंगे, और अगर MPS निकालना हो तो MPC को उधर ले जाएंगे, तो हमें MPS, क्योंकि जब उपभोग व्यय की बात होगी तो MPC आएगा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और जब सेविंग की बात होगी तो MPS आएगा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, इसलिए ये MPS होगा। इसके बाद y बराबर AD, S बराबर I, y बराबर C + I। C का एक फंक्शन मिला था हमें, C बार + by, और C बार बराबर -S बार, मीन्स कि जब ये क्या है? ये स्वायत्त उपभोग है, और जब स्वायत्त उपभोग होता है तो बचत किस में जाती है? माइनस में जाती है, और वो बार के फॉर्म में नेगेटिव में आ जाएगी। एक ये नई चीज़ है आपके लिए, डेल्टा y बराबर डेल्टा C + डेल्टा S, यानी जब भी इनकम में कोई चेंज आएगा तो चेंज इन कंजप्शन और चेंज इन सेविंग को ऐड किया जाएगा, तो चेंज इन इनकम। यहाँ पर ये ध्यान देना है कि डेल्टा y है क्या? डेल्टा y है चेंज इन इनकम। चेंज कुछ भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, अधिक भी हो सकता है, इसमें नहीं जाना है आपको प्लस माइनस में, सिर्फ ये ध्यान देना है कि डेल्टा क्या कह रहा है। तो जब भी चेंज, एक व्यक्ति की जो आय है 100 रुपये है, 105 हो गई, तो ये 5 रुपये कैसे हुए?
तो मैं इन 5 रुपये को क्या करूँगा, मान लीजिए मैंने इसमें से 4 रुपये खर्च कर दिए और 1 रुपया बचा लिया है, तो चेंज इन कंजप्शन और चेंज इन सेविंग को ऐड कर भी चेंज इन इनकम निकाला जा सकता है। और क्योंकि हम S बराबर I मान चुके हैं और प्रूव कर चुके हैं, तो यहाँ पर डेल्टा I रहेगा। अब प्रश्न ये आता है कि अगर आपके पास केवल कंजप्शन हो, सिर्फ व्यय हो, तो उससे क्या सेविंग निकाला जा सकता है? बिल्कुल, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अप्रोचेबल है, मतलब आपको इंटरेस्ट आएगा इसके अंदर। कैसे? बहुत एक ग्राफ जो हमने कंजप्शन का तैयार किया था Y और C का, उसमें एक पॉइंट मिला था E, जिसको मैंने बताया था कि ये समता बिंदु है, इक्विलिब्रियम, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम बराबर। अब वहां से व्युत्पत्ति होगी किसकी? सेविंग की। क्यों? क्योंकि कंजप्शन के बाद ही सेविंग का पता चलता है, ये ध्यान रखना है। तो उसके नीचे ही x अक्ष और y अक्ष और y डैश अक्ष को लेकर सेविंग का फंक्शन ड्रॉ करेंगे और ऑटोमेटिकली ये जो आप लाइन देख रहे हो यहाँ पर, ये जो चल रही है, ये 100 से होते हुए ये दूसरे 100 पर सेविंग में जाकर मिल जाएगी। तो ये व्युत्पत्ति कहते हैं कि कैसे कंजप्शन से हम सेविंग फंक्शन को निकाल सकते हैं। ये टेबल आपकी हेल्प करेगी इसके अंदर, इस टेबल को याद करें। अगर आप इसमें चेंज करना चाहते हैं तो चेंज के साथ साथ आपको इन रीडिंग्स पर भी चेंजिंग लानी होगी, क्योंकि वरना फिर वो ग्राफ, ये लाइन बिल्कुल भी यहाँ से होती हुई यहाँ नहीं जाकर मिलेगी। अब हम अपने चैप्टर को, अध्याय को आगे बढ़ाते हैं। ये जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रखा है, आगे का पार्ट है प्रत्याशित निवेश मांग। 1 वर्ष की अवधि में जब देश की जनता इच्छित निवेश व नियोजित निवेश, इच्छित जो मैं इच्छा कर रहा हूँ, नियोजित जो मैं प्लान कर रहा हूँ। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि निवेश उत्पादक भी करता है, क्योंकि हम समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ रहे हैं और पूरी देश के बारे में एक बारी में बात हो रही है। तो उत्पादक का जो निवेश संबंधी निर्णय होता है कि वो निवेश कहाँ करेगा, वो निर्भर करता है ब्याज की बाजार दर, जो मार्केट रेट चल रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट एट मार्केट जो चल रहा है, उस पर डिपेंड करता है, उस पर निर्भर करता है। तो ये कहा गया कि ब्याज की बाजार दर पर निर्भर करता है। तो इससे अब हमें ये पता चला कि प्रत्याशित निवेश मांग जो I होता है वो हो जाएगा I बार। तो उपभोक्ता के अनुसार उपरोक्त में I बार धनात्मक स्थिरांक है, अर्थात दिए गए वर्ष में, एक वर्ष, जैसे ये वर्ष है तो 2020, परंतु 2020 और 21 इसको माना जाएगा वर्ष में अर्थव्यवस्था में स्वायत्त निवेश को प्रदर्शित करता है कि 2 सेक्टर वाला मॉडल में आय का निर्धारण कैसा होता है। ये एक ऐसा सेक्टर है जो वास्तव में नहीं होता है, परंतु इसको देखना पड़ता है कि एक तरफ उत्पादक है, मान लीजिए कोई कंपनी है, और एक तरफ उपभोक्ता खड़े हैं, हम खड़े हैं, आप खड़े हैं, आपके पेरेंट्स हैं, सब है। तो ये यहाँ पर सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है इस मॉडल में। तो सरकार को बिल्कुल एक शून्य मान लेते हैं फिलहाल कि सरकार है ही नहीं। तो 2 सेक्टर मॉडल में जहाँ अर्थव्यवस्था सरकार रहित होती है, अंतिम वस्तु की प्रत्याशित समस्त मांग, अंतिम वस्तु फाइनल गुड्स, जैसे फाइनल गुड्स समझ लीजिए, वैसे आपने पिछले चैप्टर में नेशनल इनकम में इसको पढ़ा होगा, लेकिन मैं जल्दी से बता देता हूँ कि अंतिम वस्तु जो होती है, किसान ने गेहूँ उगाया, गेहूँ से हमने रोटी बनाई आटा पिसवाकर, ये हमारे लिए अंतिम वस्तु हो गई। परंतु ITC लिमिटेड की अगर हम बात करें, वो बिस्किट भी बनाती है, तो उनके लिए आटा अंतिम वस्तु नहीं है, उसके लिए अंतिम वस्तु ब्रेड हो गई या बिस्किट हो गए, जो वो अंतिम रूप से हम तक पहुंचा रहे हैं। तो अंतिम वस्तु को यहाँ पर याद रखना है कि अंतिम वस्तु की प्रत्याशित समस्त मांग वस्तुओं पर की गई प्रत्याशित उपभोग व्यय C और प्रत्याशित निवेश व्यय I का भाग होती है। तो इस प्रकार जैसे हम जानते हैं AD बराबर C प्लस I होता है, तो AD बराबर C बार प्लस I बार प्लस BY, ये दूसरी समीकरण होगी। क्यों? मुझे ये पता है कि C बराबर C बार प्लस BY होता है और I बराबर I बार होता है। ये हमने यहाँ पर स्थिरांक में, निवेश मांग में प्रूव किया है। अब इससे y बराबर C बार प्लस I बार प्लस BY, ये तीसरा है, क्योंकि y बराबर AD भी होता है। यहाँ पर ये ध्यान देना है, याद रखना है कि y अंतिम वस्तु की प्रत्याशित अथवा नियोजित निर्गत है, क्योंकि A बार बराबर C बार प्लस I भी होता है। ये कुल स्वायत्त व्यय है। क्या है ये? कुल स्वायत्त व्यय। एक व्यक्ति है, आप छात्र हैं, आपकी इनकम 0 है, आपका कंजप्शन भी है, लेकिन आप बचा भी लेते हैं, आपके अपने पेरेंट्स से ले लेते हैं, लेकिन इनकम आपकी 0 है। तो इसको रिजेंबल किया जाएगा, बताया जाएगा A बार से। तो तीसरी समीकरण में जब हम A को
ए बार बराबर सी बार प्लस आई को देखेंगे तो सी बार प्लस आई की प्लेस पर ए बार को रखा जाएगा। तो ये फोर्थ समीकरण यानी कि फोर्थ इक्वेशन हमारे सामने आएगी। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सी बार, सी नहीं, सी बार सदैव स्थिर रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है, क्योंकि यह अर्थव्यवस्था में जीवन निर्वाह उपभोग के स्तर को प्रदर्शित करता है, जबकि आई बार में समय समय पर उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा बात रह गई है कि अब सरकार को सम्मिलित करना होगा। 3 सेक्टर मॉडल पे आएंगे। यहाँ अब हम अर्थव्यवस्था में सरकार को सम्मिलित करेंगे। अब सरकार क्या करती है, सरकार भी देखिए क्या करती है, सरकार भी बिल्कुल वैसे ही कार्य करती है जैसे हम अपने गृह में यानी कि हाउस होल्ड में काम करते हैं। कैसे, मैं बताता हूँ कि फर्मों और परिवारों की तरह ही, कोई भी फर्म हो या परिवार हो, सरकार भी अपने व्यय, जिसको हम जी से बता रहे हैं, जी गवर्नमेंट एक्सपेंस के माध्यम से समस्त मांग में वृद्धि करती है। सरकार को भी खर्चा करना पड़ता है, तब जाकर समस्त मांग उत्पन्न की जा सकती है, उसमें वृद्धि होती है। अब सरकार क्या करती है, हमारे ऊपर टैक्स लगाती है, विभिन्न प्रकार के टैक्स हम देते हैं, प्रत्यक्ष कर भी देते हैं, अप्रत्यक्ष कर भी देते हैं, उसमें अभी नहीं जाएंगे। सिर्फ कर याद रखना है, सरकार कर लगाकर परिवारों की आय का एक अंश ले लेती है, एक अंश, कोई भी एक हिस्सा उसमें से ले लेती है। तो इस प्रकार परिवार की प्रायोज्य आय, जिसके बारे में अभी तक हमने इतना बड़ा चैप्टर पढ़ा है, ये यहाँ तक पढ़ा है कि आय का निर्धारण कैसे होगा, वाई डी बराबर वाई माइनस टी हो जाती है। और नई समीकरण एक पूर्ण रूप से निकल कर आती है, वाई बराबर सी बार प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। अब यहाँ तक तो आपको मालूम पड़ गया होगा कि ये है क्या, ये एक्स माइनस एम क्या है। मैं बहुत ही कम शब्दों में बता देता हूँ। एक होता है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट देश में, फैक्ट्री में, कारखानों में बनने वाली वस्तुएं जब अन्य देश खरीदता है, मान लीजिए अमेरिका जा रहा है, चीन जा रहा है, जापान जा रहा है, लेकिन हमारे देश में भी हम बोलते हैं इंपोर्टेड कपड़े हैं, इंपोर्टेड जूते हैं, वो इंपोर्ट होता है। तो एक्स को इकोनॉमिक्स में हमेशा, जब तक आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, याद रखिएगा कि एक्स हमेशा एक्सपोर्ट माना जाएगा और एम हमेशा इंपोर्ट माना जाएगा। ये अगर एक्स माइनस एम, इतनी सी बात करें, अगर ये पॉजिटिव है तो इट इज़ अ गुड साइन फॉर द इकोनॉमी, ये अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छा चिन्ह है। लेकिन अगर ये माइनस हो जाता है, हम इससे पता चलता है कि हम बाहर से अपने देश में ज़्यादा माल खरीद रहे हैं और हमारे बनाए हुए कारखानों में वस्तुओं की मांग बाहर बिल्कुल नहीं हो रही है। तो इस प्रकार एक पूरी नई समीकरण निकलकर आय निर्धारण के आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब आपको गृह कार्य के लिए कुछ प्रश्न दिए जा रहे हैं। नंबर 1, समग्र मांग का अर्थ लिखिए। स्वायत्त उपभोग क्या होती है, उपभोग फलन को विस्तार पूर्वक चित्र द्वारा समझाएं। इसमें चित्र बनाइएगा आप। उपभोग व्यय सी तथा आय वाई में संबंध बताना है। बचत फलन को चित्र और तालिका द्वारा, इसमें चित्र भी बनेगा और तालिका टेबल भी बनेगी। उपभोग फलन सी से बचत फलन एस की व्युत्पत्ति को चित्र द्वारा समझाइए। निम्न को हल करना है। बहुत इजी न्यूमेरिकल है, क्रियात्मक प्रश्न बहुत आसान है। एक मैं ऑलरेडी आपको पहले से ही लेक्चर के दौरान करा चुका हूं और ये आप 2 प्रश्न कीजिएगा। ये लास्ट वाली समीकरण जो है आपकी बिल्कुल अंत में ये वैसे होगा और ये सी बराबर सी बार प्लस बी वाई द्वारा हो जाएगा। अब मैं ये आशा करता हूं कि ये टॉपिक, ये अध्याय का एक भाग जो है आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।